हेलो स्टूडेंट्स, आज के पीपीटी स्लाइड में हम फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी की स्टडी करेंगे, अर्थात सिर की चोट का प्राथमिक उपचार और उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी। सिर की चोट का प्राथमिक उपचार और उसका प्रबंधन, इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एड अर्थात प्राथमिक चिकित्सा क्या है इसकी। उसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट की, इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। मैनेजमेंट के अंतर्गत ही हम देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग, अर्थात किस प्रकार से पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। नेक्स्ट है जनरल एग्जामिनेशन, इसमें हम पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, अर्थात पेशेंट का जो फिजिक है उसका पूरा एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे वाइटल साइन मॉनिटरिंग की, हमें कौन कौन सी जो आवश्यक साइन होती हैं उसको मॉनिटर करना है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की, अर्थात हेड इंजरी के बाद जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसका असेसमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, ये हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इमीडिएट मैनेजमेंट की, अर्थात हेड इंजरी होने के तुरंत बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किन किन चीज़ों का हमें प्रबंधन करना होता है, ये बात करेंगे इमीडिएट मैनेजमेंट के अंतर्गत। उसके बाद आता है एयर वे एंड वेंटिलेशन, हम किस प्रकार से पेशेंट का एयरवे और वेंटिलेशन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मेडिकेशन की, अर्थात कौन कौन सी जो दवाइयाँ हैं उस पेशेंट को हेड इंजरी के पश्चात दी जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की, अर्थात हेड इंजरी के पश्चात ऐसे कौन से सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस हेड इंजरी का प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आईसीपी मॉनिटरिंग की। आईसीपी मॉनिटरिंग मतलब इंट्राक्रैनियल फ्लूइड की जो मॉनिटरिंग होती है वो कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें आईसीपी मॉनिटरिंग में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन की। रिहैबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास, अर्थात इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर कोई पेशेंट उसका जो मेंटल स्टेटस होता है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसके लिए हम उसको रिहैबिलिटेट करते हैं। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसको हम रिहैबिलिटेशन के अंतर्गत ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फर्स्ट एड की, अर्थात प्राथमिक चिकित्सा। आइए इसके अंतर्गत हम देखते हैं लर्निंग टू recognize a serious head injury and give basic first aid can save someone's life for moderate to severe head injury। इसका मतलब ये कि सिर की गंभीर चोट को पहचानना और प्राथमिक चिकित्सा देना किसी की जान को बचा सकता है। नेक्स्ट है गेट मेडिकल हेल्प राइट अवे इफ द पर्सन, हमें कब ये सारे मेडिकल हेल्प किसी व्यक्ति को प्रोवाइड करना है या देना है। जब बिकम वेरी स्लीपी, अगर कोई पेशेंट क्या होता है बहुत ज़्यादा सुस्त होता है आफ्टर हेड इंजरी। उसके बाद बिहेव एबनॉर्मली, अगर वह असामान्य व्यवहार करता हो हेड इंजरी के बाद। डेवलप अ सीवियर हेडेक और स्टिक नेक, अगर उसके सिर की गर्दन क्या हुई अकड़ गई हो, उसके सिर में गंभीर सिर दर्द हो, तब हमें क्या करना है फर्स्ट एड देना है। नेक्स्ट है हैज़ प्यूपिल ऑफ अनइक्वल साइज, उसकी प्यूपिल की साइज क्या हो गई हो अनइक्वल हो गई हो। जैसे हमारी आँखों में जो डार्क सेंटर पार्ट होता है आई का, उसे हम क्या बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। नेक्स्ट है इफ़ अनेबल टू मूव एंड आर्म और लेग, अगर वो अपने हाथों को और पैर को के मूवमेंट में क्या कर रहा हो अनेबल हो, वो उसको हिला डुला नहीं पा रहा हो। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इवन ब्रीफली, अगर उसकी जो चेतना है वो क्या हो गई हो समाप्त हो गई हो या बहुत ज़्यादा ही वो अनकॉन्शियस हो गया हो। नेक्स्ट है वोमिटिंग मोर देन वंस, अगर वो एक बार से ज़्यादा उल्टी करता है। द रिक्वायर्ड फर्स्ट एड गिवन इमीडिएटली टू द इंजर्ड इज,
तो हमें क्या करना है, उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी है। किसी भी इंजर्ड पेशेंट को तुरंत दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा हम आगे के पॉइंट में देखेंगे। चेक द पर्सन एयरवे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस व्यक्ति का एयरवे चेक करेंगे। उसके बाद ब्रीदिंग चेक करेंगे एंड सर्कुलेशन, और फिर उसका सर्कुलेशन चेक करेंगे। इफ़ नेसेसरी बिगिन रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड सीपीआर। अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि इसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है या ये बिल्कुल ब्रीद नहीं कर रहा है, इसका सर्कुलेशन स्टॉप हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको बचाने के लिए हम सीपीआर और ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। इफ़ द पर्सन ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट इज़ नॉर्मल। अगर क्या है, ब्रीदिंग क्या है, नॉर्मल है, हार्ट रेट भी क्या है, नॉर्मल है, बट द पर्सन इज अनकॉन्शियस। लेकिन जो भी व्यक्ति है वो चेतना की अवस्था में नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, तो हमें क्या करना है, ट्रीट एज इफ देयर इज स्पाइनल इंजरी। तो हो सकता है कि उसको स्पाइनल इंजरी हो, तो हमें उस प्रकार से ही उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। स्टेबलाइज द हेड एंड नेक बाय प्लेसिंग योर हैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द पर्सन हेड। इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यक्ति के सिर के दोनों ओर अपने हाथों को रखकर हम व्यक्ति के सर तथा गर्दन को स्थिर करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हेड इंजरी होती है तो उसमें स्पाइन भी क्या होता है, इंजर होने का चांस होता है। नेक्स्ट है, कीप द हेड इन लाइन विथ स्पाइन एंड प्रिवेंट मूवमेंट, वेट फॉर मेडिकल हेल्प। हम सिर को क्या करेंगे, रीढ़ की हड्डी के अनुरूप रखेंगे और गति को, जो भी मूवमेंट है उसको क्या करेंगे, स्टॉप रखेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे जब तक कि हम क्या, मेडिकल हेल्प अच्छे से हमारे पास नहीं आ जाती है। नेक्स्ट है, स्टॉप एनी ब्लीडिंग बाय फर्मली प्रेस्ड अ क्लीन क्लॉथ ऑन वुंड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करने के बारे में सोचेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ब्लीडिंग वाले जो स्थान है वहाँ पर फर्मली, दृढ़ता से और जेंटली, आराम से हम उस स्थान को क्या करेंगे, एक क्लीन क्लॉथ से दबाएंगे। इफ़ इंजरी इज़ वेरी सीरियस बी केयरफुल नॉट टू मूव द पर्सन हेड। अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप ध्यान रखें, व्यक्ति का सिर, जो भी पर्सन है उसका सिर हिलाएं नहीं। नेक्स्ट है, इफ ब्लड शो थ्रू द क्लॉथ डू नॉट रिमूव इट, प्लेस अनदर क्लॉथ ओवर द फर्स्ट वन। अगर जो पहला क्लॉथ हम रखे हैं और वो क्या हो गया हो, ब्लड से क्या हो गया हो, गीला हो गया हो, तो हमें उसे हटाना नहीं है, हमें उसके ऊपर ही दूसरा क्लॉथ रखना है। नेक्स्ट, इफ सस्पेक्ट विथ स्कल फ्रैक्चर। यदि व्यक्ति को क्या है, स्कल फ्रैक्चर है या जो भी पेशेंट है वो स्कल फ्रैक्चर से सफ़र कर रहा है, डोंट अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द ब्लीडिंग साइड। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर ब्लीडिंग साइड पे अप्लाई नहीं करना है। एंड डू नॉट रिमूव एनी डिब्रीज फ्रॉम द वुंड। और किसी भी गंदगी को वहाँ से या किसी भी टुकड़े को, कचड़े को वहाँ से निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से हम नहीं निकालेंगे उसे। नेक्स्ट है, कवर द वुंड साइट स्टेराइल गॉज ड्रेसिंग। और हम जो घाव है उस जगह को स्टेराइल गॉज ड्रेसिंग से कवर करेंगे। नेक्स्ट है, इफ द पर्सन इज वोमिट। अगर व्यक्ति क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है, टू प्रिवेंट चोकिंग, तो हमें चोकिंग को प्रिवेंट करना है। रोल द पर्सन हेड। उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यक्ति के सिर को थोड़ा सा घुमा देंगे। नेक एंड बॉडी एज वन यूनिट ऑनटू देयर साइड। अर्थात यहाँ पे चोकिंग को यानी कि घुटन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंट को, उसके सर को, गर्दन और नेक यानी कि पूरी बॉडी को हमें क्या करना होगा, एक यूनिट यानी कि एक इकाई क्या करना होगा, थोड़ा सा घुमाना होगा। नेक्स्ट है, टिल स्टिल प्रोटेक्ट द स्पाइन। तब तक हम क्या करेंगे, स्पाइन को भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हेड इंजरी में अक्सर क्या होता है कि स्पाइन भी इंजर्ड हो जाता है, विच यू मस्ट ऑलवेज एज्यूम इन इंजर्ड इन द केस ऑफ हेड इंजरी। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन ऑफन वोमिट आफ्टर अ हेड इंजरी। चिल्ड्रन में क्या होती है, बच्चों में क्या होता है कि अक्सर वोमिटिंग होती है हेड इंजरी के पश्चात।
दिस मे नॉट बी अ प्रॉब्लम, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉल अ डॉक्टर फॉर फर्दर गाइडेंस, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, गाइडेंस के लिए डॉक्टर से बात करनी होगी। नेक्स्ट, अप्लाई आइस पैक टू द स्वेलन एरिया, जहाँ पे स्वेलन एरिया है वहाँ पे हम आइस पैक लगाएंगे। नेक्स्ट है द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व एज फॉलो, हम कौन कौन सा प्रिकॉशन लेंगे। डू नॉट वॉश अ हेड वुड दैट इज डीप और ब्लीडिंग अलॉट, हम उस जगह को या उस सर को वॉश नहीं करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डीप ब्लीडिंग हो रही हो। डू नॉट रिमूव एनी ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग आउट ऑफ वुंड, हम कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सिर पे चोट लगने के कारण चिपका हुआ है उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट मूव द पर्सन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिना मतलब के बिना कारण के पर्सन को, जो भी व्यक्ति है उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। डू नॉट शेक द पर्सन इफ ही सी सेम डैज, अगर कोई व्यक्ति क्या है बहुत ही ज़्यादा डैज फील कर रहा हो तो उस व्यक्ति को शेक नहीं करना चाहिए, उसे हिलाना नहीं चाहिए। यहाँ पे डैश का मतलब घबराने से है कि अगर व्यक्ति घबराया हुआ है तो उसे बार बार शेक ना करें। नेक्स्ट है डू नॉट रिमूव हेलमेट इफ़ योर सस्पेक्ट अ सीरियस हेड इंजरी, अगर कोई व्यक्ति सीरियस हेड इंजरी से सफ़र कर रहा है तो उसके सिर से हेलमेट अगर वो लगाया है तो उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट टेक स्लीपिंग टैबलेट्स और सेडेटिव्स अनलेस प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, बिना डॉक्टर की अनुमति के कोई भी स्लीपिंग टैबलेट्स या सेडेटिव उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, हम किस प्रकार से हेड इंजरी का प्रबंधन करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग, इसमें पहला है पॉइंट, इट इज़ एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ पेशेंट शुड बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रक्चरल मैनर टू इंश्योर को एग्जिस्टिंग इंजरी एट नॉट मिस्ड, ये क्या है, एक इनिशियल असेसमेंट होता है जो कि डॉक्टर के द्वारा या जो भी मेडिकल कर्मी होते हैं, जो भी चिकित्सक कर्मी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है एक स्ट्रक्चरल मैनर में, जिसमें क्या करते हैं हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, उसकी उसकी जो कि शादीशुदा ज़िंदगी है उसके बारे में जो हिस्ट्री है, उसकी ड्रग हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इसमें हम एक खाते में लिखते हैं या जिसको हम विटनेस अकाउंट कहते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट है मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इंजरी का मैकेनिज़्म क्या है, मेडिकेशन की हिस्ट्री क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एमनीशिया की हिस्ट्री क्या है, यानी कि अगर व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर हेड इंजरी के पश्चात अगर उसे ये शुद्ध नहीं है कि अभी क्या हुआ था, वो क्या करता है उसको एमनीशिया होता है जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ सीजर, और सीजर का क्या एविडेंस है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग, वो कितनी बार उल्टी कर रहा है, ये सारी चीज़ें, या उसने कितनी बार उल्टी किया। नेक्स्ट है ड्रग एंड एल्कोहल हिस्ट्री, वो कौन सी दवाइयाँ लेता है और अगर वो अल्कोहल लेता है तो उसकी भी हिस्ट्री क्या करते हैं इसमें डॉक्टर्स हिस्ट्री टेकिंग वाले पार्ट्स में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्नल एग्जामिनेशन। जर्नल एग्जामिनेशन में डॉक्टर क्या करते हैं, चेस्ट फॉर द फ्रैक्चर ऑफ द रिब, वो देखते हैं कि चेस्ट में के रिब में कोई फ्रैक्चर तो नहीं। सर्जिकल एम्फेस्मिया, यानी कि एम्फेस्मिया का मतलब है, एम्फाइसीमा का मतलब है एयर सैक ऑफ लंग, अगर कोई भी एयर सैक में क्या होता है, लंग के एयर सैक में क्या होती है, एयर जमा हो जाती है या कोई गैस जमा हो जाती है तो वो क्या करती है, वहाँ पे डैमेज कॉज करती है वहाँ के टिश्यू में, जिससे क्या होता है पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फील होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रैक्चर इन स्पाइन, वो जनरल एग्जामिनेशन में देखेंगे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है स्पाइन में, लिम्ब में या पेल्विक में। नेक्स्ट में हम देखेंगे रिजिडिटी वो ऑफ नेक, डॉक्टर देखता है कि कहीं व्यक्ति का या जो भी सस्पेक्ट है उसके नेक में कोई रिजिडिटी तो नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, ये डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, पेन पैदा करता है,
व्हेन पर्सन ट्राइंग टू मूव इट कॉज बाय सब एर्कोनॉइड हेमरेज। ये क्यों होता है? अगर सब एर्कोनॉइड प्रोसेस जो होता है या एरिया जो होता है स्कल का, अगर वहाँ पे हेमरेज हो जाता है तो ये रिजिडिटी नेक में आ जाती है, जिससे व्यक्ति अगर कोई मूवमेंट करता है तो उसे दर्द होता है। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन होता है इसमें। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। जो न्यूरोलॉजिकल घाटा होता है, अर्थात डिफेक्ट्स मतलब घाटा, तो जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं आफ्टर हेड इंजरी के बाद, तो उसमें क्या होता है, टोन में चेंज, आवाज़ में चेंज हो जाती है, व्यक्ति के अंदर जो पावर उसमें कमी आ जाती है, उसके सेंसेशन में कमी आ जाती है, और किसी चीज़ का वो अनुभव जो भी करता है उसमें कमी आ जाती है, रिफ्लेक्सेस में कमी आ जाती है, प्रतिक्रिया देने में भी क्या करता है, असमर्थ होता है कभी कभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट आफ्टर हेड इंजरी। हम कैसे करेंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इट इज़ अ रूटीन टेस्ट बाय डॉक्टर। ये क्या होता है, एक तरह का रूटीन टेस्ट होता है डॉक्टर का के द्वारा, या जो भी पर्सनल केयर प्रोवाइडर होते हैं उनके द्वारा। हाउ चेक अ पेशेंट ओवरऑल हेल्थ। इसमें ये देखा जाता है कि कैसे पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ को चेक किया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे हेड। हेड मस्ट बी सेफ, लुक थ्रू आउट फॉर एनी फ्रैक्चर ऑफ द स्कल। हेड क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेफ होना चाहिए। लुक थ्रू आउट फॉर एनी फ्रैक्चर ऑफ द स्कल। हम चारों तरफ वो क्या देखेगा, जो डॉक्टर रहेगा, कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है स्कल पे, हीमोटोमा तो नहीं है, एंड असेस द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। अगर कोई फ्रैक्चर पाया जाता है तो उसको वो क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। साइट ऑफ इंजरी ऑफन गिव क्लू टूवर्ड्स द डायग्नोसिस। जो इंजरी की साइट होती है वो क्या करती है, अक्सर हमें संकेत देती है डायग्नोसिस करने के लिए, या डॉक्टर को संकेत देती है अदर डायग्नोसिस करने के लिए, उसमें वो हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमेटोटिम्पैनम और ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर। हेमेटोटिम्पैनम को हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर भी बोलते हैं। ये कब होता है, आफ्टर वेसलर स्कल फ्रैक्चर, यानी कि स्कल के अगर बेसल पार्ट में या बेसल स्कल में क्या हो जाता है, अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो हिमेटोटिम्पैनम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन मिडिल ईयर एरिया बिहाइंड द ईयर ड्रम। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो मिडिल ईयर के जो एरिया है उसमें क्या होता है, जमा हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है, ईयर ड्रम। मिडिल ईयर ड्रम ही क्या करता है, एक्सटर्नल ईयर को और इंटरनल ईयर को, मिडिल ईयर को डिवाइड करता है। वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का प्रेजेंस होने लगता है। इसको हम आगे एक चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। द कंडीशन ऑफ प्यूपिल, जो प्यूपिल की कंडीशन होती है, बायलेटरल पेरी ऑर्बिटल एडिमा। इसमें क्या हो जाता है, बायलेटरल पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाता है। वहाँ पे के टिश्यू में क्या होता है, फ्लूइड का जमा हो जाता है। और या तो रैकून आई, अर्थात जो पांडा होता है उसकी आँख के चारों तरफ कैसा होता है, काला काला होता है ना, बिल्कुल वैसी ही आँखों का स्ट्रक्चर हो जाता है। बैटल साइन, बैटल साइन का मतलब क्या होता है, ब्रूसेस, अर्थात नीलापन, चोट लगने के बाद जो स्थान रेड और ब्लू में दिखाई देता है उसको हम बैटल साइन करते हैं। ओवर मैस्टोटॉयड, अर्थात कान के पीछे। यह हिमेटोटिम्पैनम, टिम्पैनम के चारों तरफ क्या हो गया, ब्लड का प्रेजेंस है। नेक्स्ट है बायलेटरल पेरी ऑर्बिटल एडिमा। ये चारों तरफ आँख के ऑर्बिटल के चारों तरफ क्या है, एडिमा हो गया है। नेक्स्ट है रैकून आई। इसमें आंखों के चारों तरफ ब्लैक पैचेज दिखाई देते हैं, एज लाइक रैकून। बैटल साइन, ये मैस्टॉयड जो है उसके पास क्या होगा, ब्लू कलर का साइन दिखाई देगा चोट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर की। विद द अपीयरेंस ऑफ सेरिब्रल कंप्रेशन, अगर सेरिब्रल कंप्रेशन किसी प्रकार का होता है हेड इंजरी के दौरान, तो जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री हाइट क्या होता है, राइज कर जाता है। इन सेरिब्रल कंसेशन एंड कंट्यूशन टेम्परेचर में रिमेन नॉर्मल। इस समय क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है कंकशन एंड कंट्यूशन के टाइम में। नेक्स्ट है पल्स एंड ब्लड प्रेशर। अब ब्लड और प्रेशर और पल्स के को देखेंगे। पल्स विल बी रैपिड विथ लो बीपी इन केस ऑफ सेरिब्रल कंकशन। अगर सेरिब्रल कंकशन का स्थिति होता है तो पल्स क्या हो जाता है, रैपिड हो जाता है।
विथ लो बीपी, और बीपी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्स बिकम स्लो एंड बॉन्डिंग विथ हाई बीपी इन केस ऑफ सेरेब्रल इरिटेशन। लेकिन जब सेरेब्रल इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, सेरेब्रल इरिटेशन में क्या होता है, इसमें जब ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, या अगर ब्रेन टिश्यू क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, तो सेरेब्रल इरिटेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होती है। इससे क्या होता है, पल्स जो होता है स्लो हो जाता है, और जो बीपी होती है वो हाई हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैपिड पल्स इन डीपली अनकॉन्शियस कॉज डेथ। रैपिड पल्स अगर डीपली हो जाता है तो क्या करता है, वो अचेता अवस्था को ला देता है, और इससे व्यक्ति क्या होता है, डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग मैनेजमेंट। ब्रीदिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ सर्कुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ हेमरेज। इसमें हम सर्कुलेशन को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। अगर व्यक्ति का सर्कुलेशन डिस्टर्ब है तो उसके लिए सीपीआर है, सीपीआर के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके सर्कुलेशन को मैनेज करेंगे। नहीं तो ये क्या करता है, ये हेमरेज कॉज कर सकता है, और सर्कुलेशन के मैनेजमेंट के द्वारा हम हेमरेज को कंट्रोल कर सकते हैं। रिमूव ऑल क्लॉथ टू लुक फॉर एनी ऑब्वियस एक्सटर्नल इंजरी। हम जो भी पेशेंट है उसके सारे कपड़े को निकाल करके उस देखेंगे कि कहीं और कोई चोट तो नहीं है, किसी और चोट का निशान तो नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे वाइटल साइन की। वाइटल साइन में में अर्थात वाइटल साइन क्या होते हैं, जो भी आवश्यक, वाइटल मतलब आवश्यक, साइन मतलब चिन्ह। इन आवश्यक चिन्हों को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। जैसे बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, ऑक्सीजन लेवल है। ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, पेशेंट में मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट विथ द हेल्प ऑफ जीसीएस। जीसीएस का मतलब है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, यह ब्रेन की इनिशियल सीवियरिटी को एसेस करने के लिए डॉक्टर और जो भी चिकित्सा कर्मी होते हैं उनके लिए 15 पॉइंट वाला एक टेस्ट स्केल है, जिसे हम ग्लासगोमा स्केल कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें हम पेशेंट के डायरेक्शन एंड मूवमेंट फॉलो करने की क्षमता की जांच करते हैं। इसमें हम आई ओपनिंग का क्या रिस्पॉन्स है पेशेंट का वो देखते हैं, उसका वर्बल रिस्पॉन्स क्या है। इसमें वर्बल रिस्पॉन्स में हम देखेंगे, अगर हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, वो तुरंत रिस्पॉन्स देता है या कंफ्यूज्ड रहता है कि कौन है आखिर। फिर अगर उसने बैबलिंग की, अगर कोई उल्टे पुल्टे वर्ड्स बोल रहा है जिसका कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इस तरह से हम उसका वर्बल रिस्पॉन्स इसमें चेक करते हैं, और उसको उस हिसाब से क्या नंबर होगा वो उसे हम देते हैं। उसमें मोटर रिस्पॉन्स को भी हम चेक करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल में, कि वो हमारे कमांड को ओबे कर रहा है कि नहीं। अगर हम बोलेंगे हाथ को थोड़ा हिलाइए तो क्या वो हाथ को हिला रहा है, या आँखों को पलकों को झपकाइए तो क्या पेशेंट ये सारे मोटर रिस्पॉन्स का क्या तुरंत जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू देखते हैं, और उसके हिसाब से हम पेशेंट को क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। अगर उसने स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दिया तो उसका नंबर ज़्यादा होगा, अगर उसने नो रिस्पॉन्स दिया तो उसका नंबर सबसे मिनिमम होगा। तो इसमें हम स्कोर डिवाइड करते हैं। इसमें मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो 15, सारा स्कोरिंग करने के बाद जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 15 होता है, और मिनिमम स्कोर हम इसमें 3 रखते हैं। आइए हम इसको बात करते हैं इसकी। पहला इसमें विद द हेल्प ऑफ जीसीएस असेस द न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसमें हम क्या करते हैं, सीजीएस के थ्रू जितने भी न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं, जैसे आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, इन सब की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इट यूज फॉर द एसेस द पर्सन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर हेड इंजरी। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि आफ्टर हेड इंजरी हम पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है उसको देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना कॉन्शियस है। इसमें मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो 15 होता है, और मिनिमम स्कोर होता है 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनर हेड इंजरी। माइनर हेड इंजरी में क्या होता है, अगर ग्लासगो कोमा स्केल का क्या है 15 अगर उसकी स्कोरिंग होती है विथ
तो हमें इसे क्या बोल देंगे कि इसमें कॉन्शियसनेस का कोई लॉस नहीं है, यानी कि व्यक्ति क्या है, कॉन्शियस है। नेक्स्ट है माइल्ड हेड इंजरी। अगर माइल्ड हेड इंजरी में ग्लासगो कोमा स्केल का जो नंबरिंग है 14 से 15 के बीच में आता है तो भी क्या होगा, यहाँ पे कोई भी कॉन्शियस लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट है मॉडरेट हेड इंजरी। अगर मॉडरेट हेड इंजरी में ग्लासगो कोमा स्केल का क्या है 9 to 13 अगर उसको नंबरिंग दी जाती है तो भी उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, लॉस नहीं है। सीवियर हेड इंजरी में क्या होता है, ग्लासगो कोमा स्केल की स्केलिंग 3 से 8 के बीच में आ जाती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट है इमीडिएट मैनेजमेंट। हम कौन सा मैनेजमेंट बहुत ही जल्दी करेंगे और इमीडिएट करेंगे। इनिशियल असेसमेंट ऑफ हेड इंजरी मस्ट फॉलो एडवांस ट्रामा लाइफ। इसमें एडवांस लाइफ ट्रामा लाइफ एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है ट्रामा का, उसको हम बोलते हैं एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट। अगर जब भी हम इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे तो अगर इनिशियल असेसमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसे फॉलो करना होगा। यहाँ पे ए मतलब एडवांस, टी ट्रामा लाइफ सपोर्ट, ये होगा ALTS, ये मिस प्रिंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड वेंटिलेशन। हम पेशेंट का क्या करेंगे, एयरवे और वेंटिलेशन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। हम देखेंगे कहीं उसके एयरवे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है जिससे उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, उसको वहाँ से दूर करेंगे, इस चीज़ को सही करेंगे थ्रू द CPR टेक्निक। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन immobilized in neutral position using neck brace, sandbag for better position for head and for rehabilitation। इस अब क्या है, सर्वाइकल स्पाइन जो है उसको हम क्या करेंगे, हिलाएंगे नहीं, क्योंकि उसको हमें न्यूट्रल पोजीशन में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हिलाने से क्या होगा, उसको और भी इंजरी कॉज होगी। तो इसलिए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेक ब्रेस यूज करते हैं, सैंड बैग यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो हेड होता है उसको बेटर पोजिशनिंग मिल सके और उसका रिहेबिलिटेशन हो सके। आइए हम देखते हैं कि नेक ब्रेस कैसा होता है। ये देखिए, ये नेक ब्रेस है जिसको गले में क्या करते हैं, लगाते हैं, जिससे कि हेड की पोजीशनिंग और स्पाइन की पोजीशनिंग क्या होती है, कंट्रोल रहती है और रिहेबिलिट होती है। नेक्स्ट है सैंड बैग। इस पे सर रख देने से क्या होता है, वो सर क्या होता है, हिलाना डुलाना जो होता है वो क्या, जो मुश्किल होता है वो सारी मुश्किलें क्या होती हैं, इससे रिड्यूज हो सकती हैं। यानी कि जो हेड और स्पाइन का जो पोजीशन है वो एक एक्यूरेट पोजीशन में हो जाएगा और व्यक्ति को दर्द नहीं होगा और वो आराम से रिहेबिलिट कर सकता है। नेक्स्ट है सक्शन ऑफ एयरवे टू क्लियर ब्लड एंड वोमिट। हम एयरवे को क्या करेंगे, सक्शन के थ्रू क्लियर करेंगे। अगर उसमें ब्लड, वोमिट या टूटे हुए दांत उस पेशेंट के, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो उससे सक्शन के द्वारा हम एयरवे को क्लियर करेंगे। चिन लिफ्ट जॉ थ्रस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, चिन को ऊपर की तरफ करेंगे और जॉ को भी धकेलेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। एयरवे को क्लीन करने का एक और तरीका है कि हम बस थोड़ा सा चिन को क्या करें, साइड में घुमा दें हल्का सा, जिससे क्या होती है, जो भी चीज़ें होती हैं मुंह के अंदर, वोमिट वगैरह, वो सब क्या होते हैं जो कि एयरवे को डिस्टर्ब करती हैं, रोकती हैं हवा को जाने से, अंदर ऑक्सीजन को जाने से, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो वहाँ से गिर जाती हैं। नेक्स्ट है ब्रीदिंग मैनेजमेंट। ब्रीदिंग मैनेजमेंट करेंगे, अगर पेशेंट को अगर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करेंगे, CPR टेक्निक में जैसे हम ब्रीदिंग वाला प्रोसेस करते हैं, उसके चेस्ट को पुश करना और माउथ टू माउथ जो ब्रीदिंग उसको ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे मुंह से जो निकलती है हवा, उसमें 16% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो कि किसी की लाइफ को बचाने के लिए सफिशियंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ सर्कुलेशन एंड कंट्रोल हेमरेज। हम क्या करेंगे, सर्कुलेशन को असिस्ट करेंगे, यानी कि जब हम पेशेंट के चेस्ट को पुश करेंगे तो उसके सर्कुलेशन को क्या करेंगे, इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं CPR के थ्रू, और हेमरेज भी कंट्रोल हो सकता है। सर्जिकल मैनेजमेंट।
इमरजेंसी सर्जरी में बी नीडेड टू मिनिमाइज एडिशनल डैमेज टू द ब्रेन टिश्यू। इमरजेंसी सर्जरी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये क्या करती है, जो भी एडिशनल डैमेज होने के चांसेस होते हैं आफ्टर हेड इंजरी उनको ये क्या करती है, कमी लाने में हेल्प करती है। कैसे? नेक्स्ट है रिमूविंग क्लॉटेड ब्लड। सर्जरी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी क्लॉटेड ब्लड होते हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ब्लीडिंग आउटसाइड एंड विद इन द ब्रेन कैन रिजल्ट इन कलेक्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड। जो भी ब्लीडिंग आउटसाइड होती है और ब्रेन के अंदर होती है, इससे क्या होता है, क्लॉटेड ब्लड जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं ब्रेन में, जो कि क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जो कि ब्रेन को डैमेज करता है और ब्रेन के टिश्यू को भी क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपेयरिंग स्कल फ्रैक्चर। सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, स्कल फ्रैक्चर का भी रिपेयरिंग करेंगे। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर रिपेयर सीवियर स्कल फ्रैक्चर। सारे डॉक्टर क्या करते हैं, या जो भी डॉक्टर हैं ट्रॉमा के या सर्जरी के, वो क्या करेंगे, इस स्कल फ्रैक्चर को रिपेयर करेंगे और टू रिमूव पीसेस ऑफ द स्कल इन द ब्रेन, या और टूटने की वजह से या सर पे चोट लगने की वजह से जो स्कल में छोटे छोटे स्कल के छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं ब्रेन में, उसको भी वो क्या करते हैं, इसके थ्रू क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लीडिंग इन द ब्रेन। इसको रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए भी क्या होता है, इमरजेंसी सर्जरी आवश्यक होता है। नेक्स्ट ओपनिंग अ विंडो इन द स्कल। अब ओपनिंग विंडो कैसे ओपन करेगा कोई स्कल में, इसको देखते हैं। कोई भी डॉक्टर क्या करेगा सर्जरी के थ्रू, इसको हम इस पॉइंट के थ्रू समझेंगे। सर्जरी में बी यूज टू रिलीव आईसीपी। सर्जरी क्या करता है, आईसीपी से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो कि ब्रेन के अंदर आफ्टर स्कल या हेड इंजरी हो जाता है उसको कम करता है। द स्कल बाय ड्रेनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। इससे क्या करेगा, क्या होता है कि इसमें से जो सेरिब्रल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको ड्रेन किया जाता है। क्रिएट अ विंडो इन द स्कल। एक विंडो यानी कि होल क्रिएट करके स्कल में, दैट प्रोवाइड मोर रूम फॉर द सोलन टिश्यू। जिससे क्या होता है, जब वहाँ से ये स्पाइनल फ्लूइड वहाँ से ड्रेनेज के थ्रू वहाँ से निकल जाएगा विंडो से, तो जो रूम नहीं मिल पा रहा था, जो जगह नहीं मिल पा रहा था टिश्यूज़ को, जो ब्रेन टिश्यू है, तो उनको अब क्या होगा, थोड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल डिकम्प्रेशन। अब कौन कौन सा इंडिकेशन है सर्जिकल डिप्रेशन का, डिकम्प्रेशन का। इसमें हम पहला बात करेंगे, इफ़ ग्लासगोमा स्केल यानी कि GCS बाय 3 और मोर बिटवीन द टाइम ऑफ इंजरी एंड हॉस्पिटल इवेल्युएशन। यानी जब हम हॉस्पिटल इवेल्युएशन करते हैं उस समय या इंजरी के टाइम अगर ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, 3 है या उससे ज़्यादा है या उसके बीच में है। नेक्स्ट है द पर्सन प्रेजेंट विथ डायलेटेड एंड फिक्स्ड पीपुल। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है या ऐसा कोई विक्टिम आता है जिसकी पीपल क्या हो गई हो, फिक्स्ड हो गई हो, एकदम रुक गई हो, कोई मूवमेंट ही नहीं हो उसमें, और या तो उसकी पीपल क्या हो गई हो, डायलेट हो गई हो, प्रसारित हो गई हो। नेक्स्ट है द ICP इंक्रीज 20 mmHg। अगर ICP जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो करके 20 mmHg तक चला जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, ये सारे सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। इसको कैसे करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं इसमें, जैसे है बोर होल टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, यूज़ अ ड्रिल टू ओपन द क्रेनियम। इसमें एक ड्रिल का यूज़ करेंगे जो कि क्रेनियम को ओपन करता है। एक्सपोज ड्यूरामीटर टू ट्रीट प्रेशर ब्लड बिल्डअप आफ्टर हेड इंजरी। और ये ड्यूरामीटर को क्या करता है, एक्सपोज करता है, और वहाँ पे जो प्रेशर के थ्रू, ब्लड के प्रेशर के थ्रू वहाँ पे ब्लड का जमाव हो गया है उसको वो ट्रीट करता है। नेक्स्ट है क्रेनियोप्लास्टी। क्रेनियोप्लास्टी के थ्रू डॉक्टर क्या कर देंगे, इट इज़ अ सर्जिकल रिपेयर ऑफ अ डिफेक्ट्स और डिफॉर्मिटी ऑफ स्कल। इसमें जो भी डिफेक्ट्स और डिफॉर्मिटी स्कल में आती है उसको क्रेनियोप्लास्टी के द्वारा क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। क्रेनियोटोमी में क्या होता है, टेम्पोररी रिमूव बोन फ्लैप फ्रॉम द स्कल
फॉर द असेसमेंट ऑफ ब्रेन। जो टेम्प्रोरी, ये क्या होता है, टेम्प्रोरी रिमूवमेंट होता है बोन फ्लैप का स्कल से, जिससे क्या होता है, ये ब्रेन को क्या करता है, असिस्ट करता है असेसमेंट के लिए, ब्रेन के मैनेजमेंट के लिए, यानी कि ब्रेन में जो और भी प्रॉब्लम न हो इसके लिए ये क्रैनियोटोमी की जाती है। नेक्स्ट है क्रैनियोक्टोमी। एक है क्रैनियोटोमी, एक है क्रैनियोक्टोमी। क्रैनियोक्टोमी में क्या होता है, एक्सिजन इन द क्रेनियम टू कट अवे अ बोन फ्लैप। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रेनियम का जो फ्लैप होता है सर के ऊपर, उसको क्या करते हैं, कट करके हटा देते हैं। अब कौन से मेडिकेशन हैं, इसमें हम मेडिकेशन में सबसे देखेंगे पहले ऑस्मेटिक डायरेटिक्स। इसमें हम ऑस्मेटिक डायरेटिक्स क्या करते हैं, ये जो ड्रग है वो क्या करता है, जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है टिश्यू में उसको कम करता है। अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है टिश्यू में उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यूरिन आउटपुट को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। डायरेटिक्स गिवन इंट्रावेनसली, इसको हम क्या करते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं टू पीपल विथ टीबीआई, जो भी व्यक्ति हैं जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से क्या है, अफेक्टेड है। हेल्प रिड्यूस प्रेशर इनसाइड द ब्रेन, और ये क्या करता है, ये ब्रेन के अंदर आईसीपी को कम करता है। नेक्स्ट है एंटीकॉन्वल्सेंट जैसे फेनाटोलिन दिया जाता है। नेक्स्ट है इट में इनहिबिट, ये क्या करता है, इनहिबिट स्प्रेड ऑफ सीजर एक्टिविटी, ये क्या करता है, जितनी भी सीजर एक्टिविटी है उसको क्या होता है, फैलने से रोकता है। जैसे सीजर के बाद अगर कोई और प्रॉब्लम होने, उसके इन्फेक्शन से शुरू हो गई, तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, रोकता है। और जो भी मोटर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी। इसका अमाउंट कितना, लगभग 10 से 15 mg पर kg के जो पर्सन है उसके हिसाब से इसको दिया जाता है। और नेक्स्ट है बार्बिटूरेट्स, फिनाइलो पेंटोबार्बिटॉल जिसको हम बोलते हैं। इसमें इट विल रिड्यूस द ब्रेन मेटाबॉलिक रेट, ये क्या करता है, ब्रेन के मेटाबॉलिक रेट को कम करता है और आईसीपी को कम करने में हेल्प करता है। इसको 100 mg आईवी और 150 mg आईएम दे सकते हैं। आईवी का मतलब इंट्रावेनसली दे सकते हैं, आईएम का मतलब इसको मसल्स में दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आईसीपी मॉनिटरिंग हम किस प्रकार से करें। आईसीपी मॉनिटरिंग में हम देखेंगे टिश्यू स्वेलिंग फ्रॉम अ टीबीआई कैन इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द स्कल। यहाँ पे एक यल मिसप्रिंट हो गया है। इसमें क्या होता है कि आईसीपी में टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है आफ्टर टीबीआई। टीबीआई को बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ये क्या करता है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है स्कल के अंदर उसको इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू क्या होते हैं, ब्रेन टिश्यू, वो स्वेल करने लगते हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है। इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। कॉज एडिशनल डैमेज टू द ब्रेन, जो कि क्या करता है, और भी ब्रेन को एडिशनल और भी ज़्यादा डैमेज करता रहता है। टू डॉक्टर में इंसर्ट अ प्रोब थ्रूली द स्कल टू मॉनिटर दिस प्रेशर। डॉक्टर क्या करते हैं, एक प्रोब स्कल के थ्रू क्या करते हैं, ब्रेन में इंटर कराते हैं और इस प्रेशर को देखते हैं। सम मेडिकेशन आर आल्सो प्रोवाइडर, कुछ मेडिसिन है जो कि प्रोवाइड की जाती है, जैसे डायरेटिक्स अभी बताया मैंने उसके बारे में, जैसे मैनिटॉल है, फ्यूरोसामाइड है, इसको आईवी हम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी सीजर ड्रग। एंटी सीजर जो ड्रग है फिनाइल्टोनिन, फिनोलोबार्बिटॉल, इसमें क्या होता है, एंटी सीजर ड्रग हम कब देते हैं, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट सीजर से या तो उससे सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से क्या करता है, सफ़र करता है, तो उसे क्या होता है, फर्स्ट वीक के बाद ही क्या होता है, सीजर की ज़रूरत होती है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये जब ड्रग हम देते हैं तो ये एडिशनल ब्रेन डैमेज जो होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है कोमा इंड्यूसिंग ड्रग। कोमा इंड्यूसिंग ड्रग भी डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। कोमा इंड्यूसिंग ड्रग को हम कोमाटोज भी कहते हैं, जो कि डॉक्टर क्या करता है, कभी कभी
ये हेड इंजरी वाले पेशेंट को टेम्परेरी कोमा के लिए देता है, क्योंकि कोमाटोज के इफेक्ट से जो ब्रेन को फंक्शन करने के लिए लेस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ब्लड वेसल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जो आईसीपी के कारण यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर के कारण क्या हो जाती हैं, कंप्रेस्ड हो जाती हैं और ब्रेन को नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में असमर्थ हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाल्जेसिक की। एनाल्जेसिक देते हैं फॉर द पेन मैनेजमेंट, दर्द को निवारने में या दर्द निवारक के रूप में। अब हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन की। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, यानी कि हेड इंजरी के बाद व्यक्ति की जो स्थिति होती है, या तो मेंटल स्टेटस हो या फिजिकल स्टेटस हो, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको इसके बाद क्या करना होता है, रिहैबिलिटेट करने की भी बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एम्बुलेटरी एंड होम केयर। इसमें पेशेंट को क्या करते हैं, आफ्टर इंजरी के बाद वॉक करने में हेल्प कराते हैं। इस तरह से एम्बुलेटरी और होम केयर जो होता है पेशेंट को रिहैबिलिटेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशन की। पेशेंट का न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना होता है, इसके लिए डाइटिशियन जो होता है वो उनके न्यूट्रिएंट को उनके हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। इट फोकस ऑन रिस्टोरिंग मोबिलिटी एंड फिजिकल फंक्शन टू द पेशेंट। इनका क्या होता है, ये इनका पूरा का पूरा फंक्शन पूरा का पूरा फोकस पेशेंट की जो पहले की जो कैपेसिटी हो उसको रिस्टोर कराने की होती है, जैसे मोबिलिटी है, उसके फिजिकल फंक्शन है, एक्सेट्रा। बैलेंस एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, ये क्या करते हैं, बैलेंस लाने की, बैलेंस करने की और व्यक्ति की नेक्स्ट इंजरी से बचने के लिए, या कहीं अगर वो चलते फिरते अपने आप को बैलेंस करते हुए गिर न जाएं, इसके लिए भी क्या करते हैं, वो ट्रेन करते हैं टू रिड्यूस फॉल एंड फर्दर इंजरी। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसको हम व्यावसायिक थेरेपी भी बोलते हैं। असेसमेंट एंड इंटरवेंशन टू रिकवर, ये क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं किसके लिए और इंटरवेंशन करते हैं किसके लिए, फॉर द रिकवर, डेवलप और मेंटेन एक्टिविटी। अपनी एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी है पेशेंट की उसको मेंटेन करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, हु हैव डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन और विथ ईटिंग ड्रिंकिंग swallowing। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को कोई डिफ़िकल्टी होती है ईटिंग ड्रिंकिंग या swallowing में, तो या किसी से बातचीत करने में, तो इसका इसमें असेसमेंट किया जाता है स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी के अंतर्गत। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट कंसल्ट, और डॉक्टर ट्रेन इन फिजिकल मेडिसिन। ऐसा डॉक्टर जो क्या होता है, फिजिकल मेडिसिन में ट्रेंड होता है एंड रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास में। हु ऑब्जर्व द एंटायर रिहेबिलिटेशन, वो क्या करता है, वो पूरे रिहेबिलिटेशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, प्रोसेस करता है और मैनेज भी करता है, और सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो क्या करता है, दवा का प्रिस्क्रिप्शन करता है, वो दवा पेशेंट को देता है। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी टेक्नीशियन। ये जो टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, हु हेल्प कोऑर्डिनेट केयर एंड एजुकेट्स द फैमिली अबाउट द इंजरी एंड रिकवरी प्रोसेस। ये क्या करते हैं, ये सारे जो भी इंजरी है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और अब जो भी घर वाले होते हैं पेशेंट के उनको एजुकेट करते हैं कि उन्हें कैसे पेशेंट की देखभाल करनी है और उनके रिकवरी प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वोकेशनल काउंसलर। वोकेशनल काउंसलर क्या करते हैं, एसेस द एबिलिटी टू रिटर्न टू वर्क। वो क्या करते हैं, वो सारी एबिलिटी को एसेस करते हैं काम पे जाने के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं, व्यावसायिक सलाहकार होते हैं। अगर आप काम पे जाते हो तो वहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे आपको किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए क्या करते हैं, वोकेशनल काउंसलर जो होते हैं इस चीज़ में सलाह दे करके हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट। रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट को हम मनोरंजक चिकित्सक भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, पेशेंट के टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं तथा उनके फुर्सत के जो टाइम होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्टिविटी में बदलते हैं, यानी कि वो एक्टिविटी उस टाइम में करता है कोई ना कोई, जिससे क्या होता है, उसका रिहेबिलिटेशन होता है।
रिहैबिलिटेशन की जो प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, अर्थात बहुत सारे लोग जो हेड इंजरी से ग्रसित होते हैं उन्हें क्या होती है, रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता होती है। उन्हें बुनियादी कौशल जैसे जो भी बेसिक स्किल होती है उसको क्या होता है, फिर से उसको अपने लाइफ में लाना होता है, क्योंकि टूट फूट से वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो सीखने की इसकी आवश्यकता होती है, जैसे बात करना, चलना फिरना, जिसको कि डेली एक्टिविटी करके सही किया जा सकता है। यह थेरेपी हॉस्पिटल तथा पेशेंट के घर पे भी की जा सकती है, यानी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट या जो जितने भी ये सारे थेरेपिस्ट हैं वो आपको घर पे भी आकर के आपकी थेरेपी कर सकते हैं या पेशेंट की थेरेपी कर सकते हैं। हर पेशेंट के रिहैबिलिटेशन का टाइम उसके चोट के कम या ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, अलग अलग होता है या हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर टू गो हेल्प। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर कोई हेड इंजरी से सफ़र कर रहा है, अचानक अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ गई और आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले कॉल करोगे इमरजेंसी नंबर पे, जो कि क्या है हमारे इंडिया में 108 है, फॉर एन एम्बुलेंस। इससे क्या होगा, एम्बुलेंस तुरंत आ जाएगी इमरजेंसी केयर को लेकर के। या तो आप अपने डॉक्टर को कॉल करोगे या द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ योर नियरेस्ट हॉस्पिटल, आप अपने सबसे पास के हॉस्पिटल में फ़ोन करोगे। और इस तरह से क्या करेंगे, हम जो भी हेड इंजरी वाले पेशेंट हैं उनका फर्स्ट एड अर्थात प्राथमिक चिकित्सा और उनकी चोट का, उनकी हेड इंजरी का हम प्रबंधन कर सकते हैं। थैंक यू।